हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन नंबर 8। शीर्षक का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। शीर्षक का क्या नाम है? किसान, जमींदार और राज्य। सबसे पहले हम थोड़ा सा पाठ परिचय देख लेते हैं कि हमारा पाठ परिचय क्या कहता है, अर्थात पाठ में हमें पढ़ना क्या क्या है। इन सारी बातों का चर्चा पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारे भारत पर कई वंशों का शासन रहा, जिनमें आप सबसे पहले आपने देखा था कि ऐबक वंश जो थे, जिसको गुलाम वंश कहते हैं। उसके बाद खिलजी वंश था। ऐसे करके लास्ट जो पॉइंट था हमारा लोदी वंश था। लोदी वंश के बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर मुगल वंश की स्थापना की। और मुगल वंश की जो आयु थी, यानी 1526 से लेकर के 1757 तक, 1757 नहीं, उससे पहले 1707 तक ही रखिए, क्योंकि 1757 तो अंग्रेजों का शासन आ जाता है। 7 तक जो बाबर का शासन रहा, उस तक मुगलों का शासन रहा। और इनके बीच में जो घटनाएं घटी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक थे राजा अकबर। अकबर के शासन काल में एक किताबें लिखी गई जिनका नाम था अकबरनामा, और उसी का एक पार्ट है जिनका नाम है आईने ए अकबरी। उनमें वहाँ की स्थिति, सामाजिक, जो समाज की क्या स्थिति थी, आर्थिक दशाएं क्या थी, वहाँ पर किस तरह के फसल थे, वहाँ पर किस तरह की सिंचाई की व्यवस्था थी, इन सारे चीज़ों का वर्णन उन पाठ में किया गया है, किताब में किया गया है। आज हम लोग उसी किताब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अकबरनामा के बारे में। ठीक है। और अकबरनामा का जो एक भाग है जिनका नाम है आईने अकबरी, जो महत्वपूर्ण भाग है, इनमें जो विशेष चर्चा, उन सब के बारे में आज हम लोग इस पाठ के अध्ययन में पढ़ेंगे। आर्थिक पाठ का क्या नाम है? किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग पाठ को समझ लिए कि हमें क्या पढ़ना है। अब किसानों की स्थिति, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, किसानों की स्थिति वहां पर क्या थी। ठीक है, तो किसान को वहां पर ना रैयत कहा जाता था। किसान को क्या कहा जाता था? 70 रुपये ले। किसान को क्या कहा जाता था? रैयत, रियाया, मुजारिन, असामी के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे। यानी कि मुगल वंश में, यानी कि जब राजा अकबर का शासन था, तो उस समय किसानों को किस किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे, किसान को कहा जाता था रैयत, रियाया, मुजारिन और आसामी के नाम से जाना जाता। आपसे परीक्षा में पूछता है कभी कभी कि बताइए कि राजा अकबर के शासन काल में किसानों को किन किन नामों से जाना जाता था। तो याद रखेंगे, उस समय 85% लोग गांव में रहते थे। उस समय 85% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और इनका जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या थी? कृषि थी। कृषि में क्या क्या क्या? तो गन्ना, तेल, तल, मकई, ज्वार, बाजरे इत्यादि की खेती मुख्य रूप से करते थे। ठीक है, आगे हैं। वे जमीन की जुताई के बाद किसान खेतों की पहचान के लिए ईंट, कांटों, मिट्टी का ढेर लगा देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि किन की जमीन कहां तक है, इसका जानकारी के लिए वो क्या करते थे। जैसे अभी के समय में होता है कि हम लोग जिसको आरी कहते हैं, नहीं, खेत पर आरी लगा देते थे। तो उस समय के भी किसान क्या करते थे? खेत की पहचान के लिए अपनी खेत की मेड़ पर ईंट लगाते थे, कांटा लगाते थे या मिट्टी का ढेर लगा देते थे। तो इससे क्या होता था? उनकी पहचान होती थी कि हमारी खेत यहाँ तक होती थी। देखिए, ये सब किसान के बारे में बताया गया है। फिर वे सालों भर कृषि कार्य में लगे रहते थे। माने वे सालों भर कृषि कार्य में लगे रहते थे। इनका मुख्य कार्य खेतों की जुताई, फसल बोना, फसल की सुरक्षा और अन्य कृषि कार्य था। यानी वे लोग ना, माने जो खेती करते थे, किसान थे, वो क्या करते थे? सालों भर जो है ना, वो खेती में लगे रहते थे और खेत के जितने भी काम थे वे करते थे। किसान दो प्रकार के, उस समय किसान कितने प्रकार के होते थे? याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट। किसान कितने प्रकार के होते थे? दो। एक थे खुद काश्त किसान और दूसरा था पाहियास्त किसान। देखिए, नाम से ही पता चलता है, खुद काश्त माने खुद का मालिक होते थे। जमीन का मालिक क्या होते थे? वे किसान खुद होते हैं। उनकी अपनी जमीन होती थी और वह अपनी जमीन पर वे खेती खुद करते थे। और वे कहाँ रहते थे? तो जहां उनकी जमीन होती थी, जहां उनका घर होता था, वहीं रहते थे। उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन पाहियास्त किसान के पास ना अपनी जमीन नहीं होती थी। वो दूसरे द्वारा ठेका करने के लिए तब जमीन लेते थे और उस पर खेती करते थे। अब इनके लिए जहां सस्ती जमीन मिलती थी, यानी जहां पर ठेका कम होता था या जहां मालगुजारी कम देनी पड़ती थी, तो वो लोग ना गांव छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते थे और वहां पर अपनी खेती करते थे। तो आपसे पूछा जाएगा
कि बताइए कि मुगल वंश के शासनकाल में यानी राजा अकबर के शासनकाल में किसान को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में। कौन कौन? तो खुद काश्त किसान और पाही काश्त किसान। क्लियर है? तो यहां तक समझ गए। आगे चलते हैं। पाहियास किसान बनने के भी कारण थे, मानी कोई पाहियास किसान क्यों बनते थे? इसके पीछे कारण था, जहां कम लगान थी वहां लोग किसान करने के लिए चले जाते, मानी खेती करने के लिए चले जाते थे और सस्ते दरों पर वहां जमीन ले करके और वहां पर खेती करते थे। जैसे हमारे यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग पंजाब चले जाते हैं और पंजाब में रह करके खेती बाड़ी करते हैं, सस्ते दरों पर वहां पर जमीन को ठेका में मिलता है तो वहां खेती बाड़ी करते हैं। चलते हैं। या कभी अकाल या अन्य कारण से भूखमरी आती थी, तब वे दूसरे गांव में पाहियास किसान के लिए, यानी जब वे क्या करते थे, अपने यहाँ तो खेती कर ही रहे थे, लेकिन कभी कभी अकाल आ जाती थी, माने सूखा आ जाता था, अपने गांव में खेती नहीं होती थी, तब लोग इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र चले जाते थे और वहां पर खेती बाड़ी करते थे। तो इससे भी क्या होता था कि वो लोग पाहियास किसान, मैंने अपनी जमीन को छोड़ दिया, अब छोटा कम क्षेत्र है, जगह है, सूखा है, खेती यहाँ नहीं हो रहा है, तो वो दूसरे क्षेत्र चले जाते थे। और उस समय लोगों के मुख्य जीविकोपार्जन का स्रोत क्या था? तो कृषि ही था, क्योंकि 85% लोग खेती बाड़ी से ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। उत्तर भारत में किसान की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें पर्याप्त भूमि का साधन भी उपलब्ध नहीं था, खास करके उत्तर भारत यानी जहां हम लोग रहते हैं, बिहार है, पश्चिम बंगाल, असम है और इधर उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं ना, यहाँ पर किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनके पास खेत न ज्यादा नहीं होता था। वहां पर कम से कम समृद्ध किसान किसे कहा जाता था? तो जिनके पास ज्यादा जमीन होता था उसको जमींदार या समृद्ध किसान कहा जाता था। देखिए, गुजरात के समृद्ध किसान 6 एकड़ वाले, यानी गुजरात राज्य था, वहां पर जिनके पास 6 एकड़ जमीन होती थी उनको समृद्ध किसान कहा जाता था, जमींदार नहीं, उनको समृद्ध किसान। और बंगाल में जब 10 एकड़ जमीन होती थी तो उनको कहा जाता था समृद्ध किसान। 10 एकड़ जमीन बंगाल में रहेगा तब समृद्ध है, और गुजरात में कितनी? 6 एकड़ के जमीन के बाद वो समृद्ध किसान कहलाते थे। खेती वर्षा पर आधारित होती थी और कम वर्षा वाले क्षेत्र में मोटे अनाज, जहां मतलब जहां वर्षा होती थी, अच्छी वर्षा होती थी, वहां पर चावल की खेती यानी धान की खेती होती थी और साल में वहां 3 फसल उगाए जाते थे। जहां पर वर्षा कम होती थी वहां पर लोग मोटे अनाज की खेती करते थे और वहां पर साल में 2 ही खेती करते थे। ठीक है ना? माने जहां उपजाऊ अच्छी भूमि है तहां पर ज्यादा खेती, कम है तो कम खेती। खेती व्यक्तिगत मालिकित्व के सिद्धांत पर आधारित होता था। व्यक्तिगत मालिकित्व का मतलब कि जमीन अपनी होती थी, जमीन को कोई मतलब ले नहीं सकता, उसको बेचने के लिए वो बेच भी सकता था, ऐसा वहां पर व्यवस्था था। अब भूमि का अधिकांश हिस्सा पहाड़ियों से घिरा था, जहां भी सूखा और खेती नहीं होती थी। हमने बताया कि वहां पर किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि सूखा की स्थिति थी या तो पहाड़ी था, जिसके कारण भी वहां पर खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, अपनी जगह छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए। क्लियर? तो यहां तक समझे आपने किसानों की स्थिति वहां पर किसके शासनकाल में? राजा अकबर के शासनकाल में। ये सब बात कहाँ लिखी गई है? ये सब जानकारी हमको कैसे मिली? तो ये सब मिलती हमें कहाँ? अकबरनामा किताब है, उसी में एक भाग है जिसका नाम है आईने एकबरी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मिलता है। चलते हैं, कृषि में महिलाओं की स्थिति क्या थी? उस समय महिला क्या करती थी? तो देखिए, कृषि में महिलाओं की भी स्थिति थी, यानी महिला लोग भी खेती बाड़ी करती थी। देखिए, कई समाज में स्त्री पुरुष कंधे से कंधे मिलकर कृषि कार्य, माने कई ऐसे समाज थे जहां पर स्त्री पुरुष मिल करके तब खेती करते थे, या अन्य जो काम होता था घरेलू काम, जैसे अभी भी होता है कि बहुत सारे कामों में महिलाएं भी सहयोग करती है, तो उनमें महिलाएं भी सहयोग करती है, तो उस समय भी करती थी। महिला खेतों की जुताई तो नहीं करती थी, महिला खेत की जुताई करने नहीं जाती थी, लेकिन खेत में बुआई, निराई, पके फसल को काटना, फिर उसके दानों को अलग करना, इन सब कार्यों में महिला क्या करती थी? पुरुषों के साथ मिल करके उसकी मदद करती थी। इसके अलावा अन्य दस्तकारी काम, जैसे मिट्टी गूंथना है, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, या अन्य प्रकार के जो कढ़ाई बुनाई कपड़ा का काम, नहीं, जो लोग जिनके घर में जैसे लोग काम करते थे तो महिला भी उनमें सहयोग करती थी। यानी कहने का अर्थ है कि महिलाओं द्वारा वहां पर काम किया जाता था। लेकिन देखिए, महिला फसल की चारा काटती, पशुओं को खिलाती, दूध निकालती, जैसे काम करती, माने कि लोग पास मतलब किसान हैं तो उनके घर में पशुओं को खिलाने का काम, चारा काटने का काम, दूध निकालने अभी भी बहुत सारी महिलाएं करती हैं, हमारे उत्तर भारत में नहीं करती है। और कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारी महिलाएं भी बहुत सारे काम को वो क्या करती है? बखूबी निभाती है, करती है। तो कहने का अर्थ है कि महिलाएं भी वहां पर उस समय करती थी। लेकिन क्या होता है सो समझिए कि महिलाओं की जब मासिक समय आता था तो उस समय उनको ना बहुत परहेज होता था। हम लोग अभी देखते हैं कि मासिक वाली महिलाओं को भी पता नहीं चलता है, वो सब काम को बखूबी निभाती है। लेकिन उस समय क्या होता था कि बहुत सारी महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। ठीक है ना? और उस समय
माने उनको पान के बाग में नहीं घूम सकती थी और हल चाक इत्यादि छूने का अनुमति नहीं था। जैसे आपने महाभारत देखा हो, महाभारत में जो क्या नाम था उनका, द्रौपदी, द्रौपदी मासिक स्राव में ही थी तब उनका चीरहरण हुआ था, एकदम बिल्कुल कम वस्त्र में थी और एक को मैंने उस समय क्या होता था कि महिला लोग ना, मतलब जब उसका श्राव होता था तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। अपने यहाँ भी बहुत सारा है, हम कभी कभी गांव में एक आध ऐसी हम महीने महिला से देख बात हुई है कि उनका जब ऐसा पीरियड आता है तो वो घर से नहीं निकलती है, उनका बर्तन उनका बिछावन सब कुछ अलग होता है। नहीं कहने के उस समय भी इस तरह का परहेज था। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग देखें महिलाओं की स्थिति, मुगल साम्राज्य में किसकी स्थिति, महिलाओं की क्या स्थिति थी। आगे है मुगल काल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत। आखिर मुगल काल जब यानी मुगलों का शासन था तो हमें कैसे जानकारी मिली, कौन कौन स्रोत थे, तो उनके कुछ स्रोत हैं जिनमें सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, याद रखिएगा, अकबरनामा। याद रखेंगे, पूछेगा आपसे परीक्षा में, बड़ा पूछता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सबसे चैप्टर का सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना वो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि आप बताइए कि आप मुगलों के शासन काल में मुगलों के बारे में आपको जानकारी कहां से मिली, तो याद रखेंगे अकबरनामा। इसके लेखक कौन थे, तो अबुल फजल। कौन थे, अबुल फजल। अबुल फजल कौन था, तो अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है, मैंने उनके विद्वान थे दरबार में। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी 9 विद्वानों का एक समूह था, जिनमें अबुल फजल भी था, बीरबल था, तान सिंह थे, है ना, ये बहुत सारे लोग थे, मान सिंह था। उनमें अकबरनामा लिखने वाले कौन थे, अबुल फजल, ठीक है। उनको अकबर ने कहा था, जब अकबर का शासन चल रहा था तो अकबर ने अबुल फजल को कहा कि हमारे मतलब साम्राज्य के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में आप एक लिखिए। तो अबुल फजल ने लिखा और इस पुस्तक का क्या नाम रखा, अकबरनामा, ठीक है ना। किनके कहने पर लिखा, अकबर के कहने पर। अकबर ने उसको क्या कहा कि हमारे साम्राज्य में हमारी शासन व्यवस्था, कृषि, इन सारी चीजों के बारे में, पूरे साम्राज्य के बारे में आप कुछ अच्छा लिखिए, ठीक है ना। तो उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम राजा के नाम पर ही रखा, अकबरनामा। चलिए, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था और ये किस भाषा में भी, याद रखिएगा, फारसी भाषा में। पूछता है कि अकबरनामा की रचना किस भाषा में हुई थी, फारसी भाषा में। कोई दिक्कत, चलिए। लेकिन अकबरनामा अंग्रेजी में अनुवाद हुआ किसने किया है, तो हेनरी बेवरिज ने। अकबरनामा अबुल फजल ने किसमें लिखा, फारसी में। अबुल फजल किस भाषा में लिखा, फारसी में, लेकिन उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो हेनरी बेवरिज ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आईने अकबरी अंग्रेजी अनुवाद ब्लाचमैन ने करा। माने वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्लाचमैन, वो आईने अकबरी नामक एक मतलब जो किताब थी, किताब किसका, अकबरनामा का ही भाग था, उसको उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। साथ में जेरेंट, जेरेंट नामक व्यक्ति थे, मैंने पहले लिखे कौन, व्लाचमैन, जब लिखना शुरू किए तो उनकी मृत्यु हो गई, तो बाद में जेरेंट ने उसका अनुवाद किया पूरा। पहले देखिए, अभी जो अकबरनामा देख रहे हैं, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया कौन, हेनरी बेवरिज। और उसी का एक भाग है जिनका नाम है आईने अकबरी, उसका अनुवाद किसने किया, ब्लाचमैन। जब वो कर ही रहे थे तो उनकी मृत्यु हुई, तो बाद में उस काम को पूरा किसने किया, जेरेंट। क्योंकि वो लोग फारसी पढ़ना नहीं जानते थे अंग्रेज, तो अंग्रेज उसको किसमें चेंज कर दिया, किसकी सहायता से, मैंने कुछ लोग फारसी लोग थे तो उससे पढ़ पढ़ के उसको हिंदी में चेंज कर दिया। जैसे हमने बताया ना कि हम जब दलसिंह सराय में जमीन खरीद रहे थे तो वह जमीन जो है ना, आजादी से पहले यानी 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में वो जमीन खरीदा गया था मात्र 13 रुपया कुछ पैसा में। उस जमीन कितना में खरीदा गया था, 13 रुपया कुछ पैसा में। वो शायद 5 कट्ठा जमीन था बाजार में उस समय जमाने में, ठीक है ना। और वो जमीन बिका है कितने में मालूम है आपको, 40 लाख रुपए कट्ठा में, ठीक है, जिसमें हमने भी लिया उसमें एक टुकड़ा वहां दलसराय में। तो वो फारसी में लिखा हुआ था। अब वो कागज हमको दिया जमीन का मालिक, तो हमको पढ़ने ही नहीं आता था। अब हम कई लोगों से पढ़वाए, तो पता लगाए, अपने गांव में फोन किए कई लोगों को कि भाई फारसी पढ़ने आता है किसी को, तो कोई कहा कि हमको नहीं, तो हमको नहीं। फिर हम पता लगाए तो मालूम हुआ कि उधर दलसिंह सराय में ही एक व्यक्ति है, एक बूढ़ा आदमी, वो फारसी पढ़ता है। तो नाम पता लगा के वहाँ पहुँचे, वहाँ गए तो जमीन वाला मतलब वो कागज दिए ना, तब पहले तो कहा कि हम नहीं जानते हैं पढ़ना। फिर 500 रुपया दिए, एक आदमी बताया कि पैसा दीजिएगा तब पढ़ता है बूढ़ा। तब
500 रुपया दिए, एगो 500 निकाल करके तब वो किताब पढ़ के सुनाया कि फलाने का नाम से फलाना जमीन है और ये सब बताया। तब हमको लगा कि नहीं बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने जैसे ही बताया था वैसे वहां बताया गया, तब समझे कि बिल्कुल ये आदमी सही कह रहा है। नहीं देखिए, फारसी पढ़ना उस समय बहुत सारे लोग जानते थे उस जमाने में, अब पढ़ाई भी फारसी में शुरू होती थी, तो फारसी में वो लिखा गया था, लेकिन बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया। देखिए अकबरनामा, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी। देखिए अकबरनामा यानी अकबर की कहानी। चलिए अकबरनामा में कुल 3 जिल्द यानी खंड है। अकबरनामा में कितने खंड है? 3 भाग है। जैसे ना किताब का खंड होता है, जैसे हमने सुबह में बताया कि रामायण में कितने खंड है? 5 खंड है। नहीं जैसे किष्किंधा कांड है, बाल कांड है, नहीं ऐसे करके। उसी तरह से उनमें कितने खंड हैं? 3। पहले खंड में अकबर के राजा बनने से पहले की कहानी है और उसमें पूर्वज के बारे में लिखा गया है, जन्म के बारे में। 17 वर्ष की उम्र में उनकी जीवनी लिखी गई। देखिए जब उनको कहा गया लिखने के लिए, तो अकबर 17 वर्ष की उम्र में राजा बने थे। अकबर कितने वर्ष में? तो अबुल फजल ने 17 वर्ष पहले की कहानी को उसने लिखा। पहले खंड में एक खंड बनाया, उसमें राजा अकबर के जन्म से लेकर के 17 वर्ष के जीवन में क्या क्या उनके घटना घटी, उनके पूर्वज कौन कौन थे, इन सारे। जैसे उनके पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का नाम हुमायूं। उनके दादा का क्या नाम था? बाबर। ठीक है ना, बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये सारी बातें ना किसमें लिख दिया उसने? पहले खंड में। पहला खंड उसने बनाया और उसमें 17 वर्ष पहले की कहानी को लिखा, जब राजा अकबर नहीं थे तब, उनकी 17 वर्ष के। अब देखिए दूसरे खंड में अकबर के शासक राजा बनने के बाद जो जो युद्ध लड़ा गया, इन सारे युद्ध की चर्चा उन्होंने दूसरे खंड में किया। और कब तक का? तो 46 वर्ष तक राजा रहे थे। यानी अकबर जो है ना राजा कब से कब तक रहे हैं? तो याद रखिएगा, अकबर राजा जो है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। कब से कब? तब 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, इतने काल में वह राजा रहे थे। यानी कुल मिलाकर के समझिए तो कितना वर्ष? 49 वर्ष, है ना। 49 वर्ष हुए राजा रहे थे राजा अकबर। ठीक है ना। इन बीच में जितनी लड़ाइयां लड़ी गई, इन सारी बातों को उसने किस में लिखा? दूसरे खंड में लिखा। ठीक है। और तीसरे खंड में उसका नाम रखा उन्हें आईने अकबरी। उसने क्या रखा? उसका नाम आईने अकबरी। और इसमें अकबर के शासन चलाने संबंधी जितने नियम थे, माने कितना किसान से कर लिया जाएगा, किसको जमीन दिया गया, कैसा मौसम था, समाज की क्या स्थिति थी, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, नहीं इन सारे बातों को उसने किस में लिखा है? तीसरे खंड में। यानी पूरा वर्णन कर दिया। देखिए पहले खंड में किस में रखा? तो अकबर के राजा बनने से पहले की बात। दूसरे खंड में उसने क्या किया? राजा जब बने अकबर, उस समय से लेकर के 46 वर्ष तक के उम्र में जितनी घटना घटी गई, सारे बातों को लिखा। और इसके बाद तीसरे खंड में उसने क्या लिख दिया? माने पूरे राज्य में जो सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी जलवायु थी, कैसा वर्षा होता था, क्या फसल उगाए जाते थे, इन सारे बातों को उन्होंने अपने। ठीक है। चलिए तो आपने क्या समझा कि आईने अकबरी किसका भाग है? आईने अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का। आईने अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का। तो इसका भी लेखक कौन हुआ? तो इसका मतलब दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं। लेकिन आपको लगेगा कि दो बात नहीं, एक आईने अकबरी किताब है और एक अकबरनामा है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही किताब है। बस उसका एक खंड है, भाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। चलिए क्योंकि हमको इस पाठ में यही पढ़ना है, हमको उनके युद्ध के बारे में नहीं पढ़ना है, उनके पहले क्या क्या घटना घटी थी जीवन में वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है। पढ़ना कौन है हमें? मौसम के बारे में, वहां की जलवायु, खेती, नहीं इन सब के बारे में पढ़ना है। इसीलिए हमें आईने अकबरी के बारे में पढ़ना है। चलिए तो इनको देखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में राज्य के इतिहास के बारे में जानने के लिए अकबर ने अपने दरबारी कवि अबुल फजल से लिखने के लिए कहा। हमें अभी बताया क्या कि उस समय की क्या क्या घटना घटी, इसके इतिहास को जानने के लिए लोग कैसे जाने, इसके लिए उसने क्या किया? राजा अकबर ने अपने दरबारी कवि अबुल फजल को कहा कि आप एक किताब लिखिए, और उसने किताब लिखा जिसका नाम रखा आईने अकबरी। ठीक है। चलते हैं। अबुल फजल ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम आईने अकबरी है, जिसका संक्षेप में कहते हैं आइन। उसका नाम क्या रखा? आइन। संक्षेप में उसको आइन भी कहते हैं, याद रखेंगे, जिसका अर्थ होता है संविधान। संविधान का मतलब कानून, नियम। संविधान आपसे पूछता है तो क्या बोलेंगे आप? कोई पूछे आपसे कि बताइए भाई संविधान किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? तो लिखेंगे संविधान का मतलब हुआ कानून की किताब।
संविधान का मतलब क्या है? कानून की किताब, कि आप क्या क्या घटना आपके जीवन में घट रही है, इन सारी बातों को लिखा जाता है। चलिए, तो आईने अकबरी के 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, आईने अकबरी को कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन? तो पहले, दूसरे और तीसरे भाग में अनाज के मूल्य, कारखाना निर्मित वस्तु का मूल्य, दान की गई जमीन, भत्ते देने की प्रथा, इन सब बारे में जानकारी मिलती है हमको पहले और दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, 3 खंड में ये सब जानकारी। चलते हैं उनके चौथे भाग में क्या क्या जानकारी समझते हैं। चौथे भाग में उनमें सिपाही, आबादी, सैनिक, नागरिकता, प्रशासन, नौकरी की व्यवस्था, राज्य के अफसर, विद्वान, कवि, धर्मगुरु, इन सब के बारे में जो लिखा गया है वह किसमें भाग में? तो चौथे भाग में। पहले भाग में समझ गए, दूसरे भाग, तो तीसरे भाग समझ गए। पांचवें भाग में राज्य में कितना प्रतिशत कर लिया जाता है, राज्य के अन्य वित्तीय स्रोत का विस्तार किस प्रकार है, इसकी जानकारी हमको किसमें मिलता है? तो पांचवें भाग में मिलता है। कोई डाउट? तो आईने अकबरी को कितने खंड? 5। पहला हमने देखा अकबरनामा के कितने? 3। और आईने अकबरी के कितने? 5। पहला में क्या क्या है, दूसरा तीसरा समझ गए। चलते हैं आगे। इनमें अकबर के 12 सूबों का वर्णन किया गया था। माने अकबर जो है ना अपने क्योंकि राज्य बहुत बड़ा था, तो राज्य बहुत बड़ा में शासन करना कठिन हो जाता था, तो इसलिए उसको क्या किया जाता था? प्रांत यानी सूबों में बांट दिया जाता था। जैसे अभी बिहार राज्य बहुत बड़ा है, नहीं है, तो इसको हम लोग किस में बांट दिए हैं? जिला में बांट दिए हैं। देश बहुत बड़ा है तो उसमें शासन चलाना कठिन है, तो हमको उसको किस में बांट देते हैं? राज्य में। तो उसी तरह से सूबा कहिए या प्रांत कहिए, यानी वो अभी के हिसाब से राज्य, अभी से हिसाब से क्या था? राज्य। जैसे राजा अकबर का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, तो उसने क्या किया था? अपने राज्य को किस में बांट दिया गया था? प्रांत में बांट दिया था। प्रांत का मतलब हुआ सूबा यानी राज्य। वह कई छोटे छोटे खंड में उसको बांट दिया था। और इनके अंत माने उसके बारे में लिखा गया है। देखिए कैसे इस ग्रंथ में किसान की स्थिति, भूमि के कर, ग्रामीण किसान जमींदारों के बीच में क्या संबंध है, भूमि से कैसे प्रबंध किया जाता था, इन सब बारे में लिखा गया है। माने किताब में जो 5वां खंड है ना, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, कि उसमें जमींदारों कैसे जमीन का पर मालिकित्व हक जमाते थे, जमींदार और किसान के बीच में कैसी स्थिति थी, कैसे वो कर वसूलते थे, इन सब बातों को उसमें लिखा गया और बताया गया है कि अकबर जो है ना वो महान शासक थे। देखिए याद रखेंगे, उसमें अबुल फजल ने अपने राजा अकबर के बारे में क्या लिखा, कि अकबर जो थे ना बहुत महान शासक थे। देखिए महान शासक बताया गया, इस संबंध में लिखा गया है। मैंने ऐसे महान नहीं बताया। देखिए महान क्या कहता है उसको, कि बगावत नहीं कर सकता कोई, कोई सत्ता की दावेदारी नहीं करता था, क्योंकि असफल होना निश्चित था। यानी अकबर बहुत ताकतवर राजा था, बहुत बड़ी विशाल इसके पास सेना थी। उस समय कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में तो बगावत करता ही नहीं था, माने राजा के विरोध में कोई आवाज उठाता ही नहीं था। और अगर कोई उठा भी दिया मान लीजिए, तो ये तो निश्चित था कि वह जीत नहीं पाएगा, हार जाता था। और राजा अकबर जिन जिन राज्यों पर आक्रमण किए सबको अपने में जीत करके मिला लिए, ठीक है ना। इसलिए इनका प्रदेश ना गुजरात और पार कर गया था, अफगानिस्तान और को छू दिया था, यानी पूरा मतलब साम्राज्य को जीत करके उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। ऐसा ये थे, इसलिए उनको महान शासक कहा गया। उनके शासनकाल में बहुत अच्छा भी सुधार हुआ था। और खास करके ना वो राजा अकबर हिंदुओं को बहुत मानता था। हिंदू क्या, जितने धर्म थे सबको वो मानता था, सबको वह मैंने आश्रय देता था। उनकी 3 पत्नियां थी मालूम है ना, और तीनों 3 बिरादरी की थी। एक इस्लामिक थी, एक ईसाई थी और एक हिंदू थी, ठीक है। उनकी 3 पत्नी थी, प्रमुख थे। ऐसे तो राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी, लेकिन उनकी राजा अकबर की कितनी पत्नियां? मूल्य 3, जिनमें जोधाबाई प्रमुख पत्नी थी जो हिंदू कन्या थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं, अकबर का शासनकाल कब से कब चला है? देखिए याद रखिएगा, 1556 से 1605 ईस्वी तक, यानी कुल 49 वर्ष शासन किए। और इनमें 42वें वर्ष चल रहा था, तब उन्होंने दरबारी कवि को कहा था लिखने के लिए। देखिए 49 वर्ष वो शासन किए थे, लेकिन जब वो 42 वर्ष बिता दिए तब जाकर के अबुल फजल को उन्होंने कहा था लिखने के लिए। यानी 42वें वर्ष में उन्होंने कहा था उसको कि आप कुछ लिखिए, किसके बारे में? राज्य के बारे में। तो लिखने का काम शुरू कब हुआ? तब 1598 ईस्वी में उन्होंने लिखना शुरू किया। किस किताब का? अकबरनामा। अकबरनामा की शुरुआत उन्होंने कब किया? 1598। तो आप यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि अकबरनामा की रचना कब हुई? तो 1598। किसने किया? अबुल फजल ने। अकबर का शासनकाल कितने वर्षों का? 49 वर्षों का। किस वर्ष में उसने लिखने के लिए कहा? तो 42वें वर्ष में। कब से कब तक? 1556 से 1605 तक, ठीक है। चलिए, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? फारसी में। उसके कितने खंड? 3, ठीक है। इसके बाद आईने अकबरी के कितने खंड? 5 खंड। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं,
इनमें उन्हें राजा के गुण, वजीर की शक्ति, दरबार, राजस्व के स्रोत, सेना का संगठन, प्रांतों का भूगोल माने जो उनका सीमा था उसका, सेना का संगठन, लोगों के धार्मिक विश्वास, साहित्य, संस्कृति, इसके बारे में हमें उन किताब से जानकारियां मिलती है। यह एक प्रशासनिक पुस्तक है जिसका विस्तार कुछ मतलब सब कुछ के बारे में जानकारी माने वहां पर ये प्रशासनिक पुस्तक माने वहां के राजा के बारे में बिल्कुल साफ साफ लिखा सब कुछ के बारे में जानकारी हमको मिलती है। आपने अभी क्या समझा कि मुगल वंश के बारे में, वहां के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? पहला तो अकबरनामा, ठीक है, और अकबरनामा का ही एक भाग है जिसका नाम है आईने अकबरी, उससे हमें जानकारियां मिलती है कि मुगल वंश का शासन भारत में किस तरह से चल रहा था, लोग कैसे थे, कैसी स्थिति थी। लेकिन उसके अलावे कोई और कागज है, कोई अच्छी जानकारी का स्रोत और है क्या? तो हाँ, उसके बारे में एक और स्रोत है। देखिए, मुगल काल के बारे में जानकारी का कोई बड़ा स्रोत उपलब्ध नहीं था। मुगल काल के बारे में जानकारी के लिए कोई बड़ा स्रोत नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें मुगल काल के आय और कर के बारे में जानकारी मिलती है। यानी देखिए, वहां का शासन नहीं था उनका, गुजरात में उनका शासन नहीं था। गुजरात में तो किसका? जाट का साम्राज्य था, ठीक है, माने हिंदुओं का साम्राज्य था। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसी किताबें मिली हैं, कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने किताबें लिखी किसके बारे में? मुगलों के बारे में लिखा कि वहां पर किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो उससे भी हमें थोड़ी सी जानकारियां मिलती है। किसके बारे में? मुगल साम्राज्य के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे स्थापत्य हैं मुगलों के शासन काल में, बहुत सारे स्थापत्य, जिसमें आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा। इसके बाद लाल किला, बहुत सारी चित्र बनाई गई है। राजा अकबर के शासन काल में भी बहुत सारा बनाया गया है, तो उससे भी जानकारी मिलती है। लेकिन वो किताबें नहीं ना था, वो तो स्थापत्य बताता है कि इतना भवन बनाया गया, इतना सुंदर चीज बनाया। लेकिन वहां के प्रशासनिक व्यवस्था, सिंचाई, इस सब के बारे में तो किताब होनी चाहिए। तो एक किताब है जिसका नाम है अकबरनामा, और दूसरा किताब था जो कहाँ मिला हमको? गुजरात और महाराष्ट्र में साहित्य मिले हैं जिनमें उनके बारे में जानकारियां लिखी गई है। तीसरा स्रोत है ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। मुगल काल में आमदनी, किसान और जमींदार, कृषि, अन्य बारे में जानकारी देता है। क्योंकि देखिए, जब मुगल का शासन था, यानी भारत पर मुगलों का शासन है, तब ये आ गया था कौन? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, 1526 में कौन आया? बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर। कब? 1526 में। हमने भी पढ़ाया मुगलों का स्थापना कब हुआ? 1526। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। क्लियर? लेकिन हम 1498 की अगर बात करें तो 1498 में ही पुर्तगाल वाला आ गया था। नहीं, पुर्तगाल वाला आ गया था, लेकिन उसके बाद पुर्तगाल आया था, अंग्रेज नहीं आया था। अंग्रेज आया है शाहजहां के शासनकाल में, यानी कि राजा अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर शासक बने, और जहांगीर के बाद शाहजहां शासन बना। जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां, ठीक है, तो शाहजहां शासक बना। शाहजहां के दरबार में सबसे पहले अंग्रेज हॉकिंस आया था। अंग्रेज का एक राजदूत था। राजदूत मोटरसाइकिल वाला मत समझिएगा, राजदूत का मतलब हुआ कि अंग्रेज की तरफ से एक सेनापति आया था, एक आदमी आया था जो शाहजहां के दरबार में गया और उसे अनुनय विनती किया कि हमको व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो शाहजहां ने उसको व्यापार करने की अनुमति दिया था। कब? अपने शासनकाल में। यानी समझिए, अकबर, उसके बाद कौन? जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, तब आया था। लेकिन फिर भी अंग्रेज जब आता है ना, तो अंग्रेज उस समय किसका शासन था? हमारे यहाँ मुगलों का शासन था। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, है ना, औरंगजेब के बाद उसका पतन होता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो लेकिन जब वो आता है ना, तो कुछ कुछ बातें उसको जानकारियां मिलती हैं अंग्रेजों को। तो उनमें से कुछ लोग थे, अंग्रेज थे, उसने क्या किया? मुगल के आमदनी, किसान, जमींदारी, इन सब बारे में कुछ दस्तावेजे लिखा, जो जानकारी का एक स्रोत भी है। तो आपने क्या समझा? मुगलों के शासन के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो 3 किताब। पहला तो अकबरनामा, दूसरा हो गया गुजरात महाराष्ट्र के कुछ किताबें हैं, दस्तावेज हैं उससे, और तीसरा अंग्रेजों द्वारा लिखा गया कुछ दस्तावेज हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। अब आगे चलते हैं। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतने ही देखते हैं, कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।